नमस्कार साथियों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह क्लास 12th है, यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपके एग्जाम में टोटल 14 नंबर के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में कुल मिलाकर 4 चैप्टर आते हैं। तो जो आज मैंने उठाया है यह चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन लिया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में अगला चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसी हिसाब से हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा और यूनिट वाइज हम लोग चलेंगे। तो अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में हैं, तो आप हमारे साथ बेहिचक जुड़ सकते हैं। जुड़ें और यहाँ पर आपको शानदार तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो 2 नंबर का होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का होता है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वह आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। मतलब 1, 2, 3 और 4 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्न, पाल्मेला अवस्था किसे क्या है? पाल्मेला अवस्था क्या होता है? पाल्मेला अवस्था क्या होता है, यहाँ पर आपका उत्तर है। पाल्मेला अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब जल की कमी होने पर कुछ जीवों की कोशिकाएं विभाजित होकर एप्लानोस्पोर्स का निर्माण करती हैं। ये एप्लानोस्पोर्स म्यूसिलेज का आवरण से ढके होते हैं। जो म्यूसिलेज के जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं, ये म्यूसिलेज के आवरण से ढके होते हैं जो उन्हें सूखे वातावरण में सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इस अवस्था को ही हम पाल्मेला अवस्था कहा जाता है। तो आप सब इसे लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर आप सब अभी तो नहीं लिख पाएंगे, आप लोग लेट हो जाएगा, तो आप लोग बाद में इसे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पाल्मेला अवस्था इसी को कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुकुलन क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मुकुलन क्या होता है। मुकुलन यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है। मुकुलन जो है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक छोटी सी कली या अंकुर मुकुल बनता है जो धीरे धीरे विकसित होकर एक नए जीव के रूप ले लेता है। इसी को मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन क्या है आप सब आसान से भाषा में समझ गए होंगे। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि होता है जिसमें जो जनक होता है जीव के शरीर पर, जैसे हमारे जीव है, जीव के शरीर पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, मुकुल के रूप में बनता है और धीरे धीरे विकसित होकर ये नए जीव के रूप में ले लेता है। इसी को मुकुलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबका द्विविभाजन। द्विविभाजन कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विविभाजन जो होता है कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें जो उत्तर है आप सबका, द्विविभाजन 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सरल द्विविभाजन, नंबर 2 अनुदैर्ध्य द्विविभाजन और नंबर 3 अनुप्रस्थ द्विविभाजन, नंबर 4 त्रियक द्विविभाजन। अब इसमें अगर आपके एग्जाम्पल पूछ लिया तो एग्जाम्पल में आपका आएगा सरल द्विविभाजन जो होता है इसमें अमीबा में देखने को मिलता है। जो अनुदैर्ध्य द्विविभाजन होता है यूग्लिना को देखने को मिलता है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन जो होता है पैरामेशियम में देखने को मिलता है और त्रियक द्विविभाजन जो होता है सेराटियस
सेरेटियम में देखने को मिलता है। यही इसके 4 टाइप हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सूक्ष्म परावर्धन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म परावर्धन क्या है। उत्तर है कि सूक्ष्म परावर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का संवर्धन कर नए पौधों का निर्माण किया जाता है। इसे पौधे के परावर्धन का एक तकनीक या तरीका माना जाता है जो पौधों की वृद्धि व गुणन में सहायक होता है। सूक्ष्म परावर्धन क्या है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। सूक्ष्म परावर्धन जो होता है, सूक्ष्म परावर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की कोशिकाएं, जो पौधे होते हैं, जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में ऊतक या कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका में ऊतक उपस्थित होते हैं और उनके अंगों का संवर्धन कर नए पौधों का निर्माण किया जाता है। तो इस पौधे को परावर्धन की एक तकनीक या तरीका माना जाता है इसे, जो कि पौधों की वृद्धि या गुणन में सहायता होता है, वृद्धि के विकास में सहायता होता है। इसी को हम बोलते हैं सूक्ष्म परावर्धन। सूक्ष्म परावर्धन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है कि टी कलिकारोपण के 2 उदाहरण लिखिए। टी कलिकारोपण के जो हैं 2 उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल में एक गुलाब है, एक संतरा है। इसे आप आसान में आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है, पूछ सकता है कि टी कलिकारोपण में निम्नलिखित में से कौन से इसके उदाहरण हैं, बताइए। तो ऑप्शन दे देगा, गुलाब दे देगा, संतरा दे देगा, यहाँ कुछ और मान लो आम दे देगा, और यहाँ पर मान लो 3 ही ऑप्शन समझ लो दे दिए। अब इसमें ऑप्शन करके दे दिया, पहला का 1, दूसरा ऐसे करके दे देगा। तब इसलिए आप सब इसे याद करिए कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, फिर आगे सूक्ष्म प्रवर्धन क्या भी तो बताया, फिर आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। प्रश्न है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान से किस प्रकार भिन्न होता है। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होती हैं वो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान से कैसे, किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है या भिन्न होती हैं। उत्तर है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती हैं। जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के अपने समान होती हैं, यानी उनमें समान आनुवंशिक गुण होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में माता और पिता के गुण मौजूद होते हैं, जिसके कारण उनमें विविधता देखने को मिलती है। इसमें कह रहा है कि जो लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान होती हैं वह जनक के समान होती हैं, यानी उसमें समान आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान में माता और पिता दोनों का गुण मौजूद होता है, जिसके कारण इसमें विविधता पाई जाती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब निषेचन क्या कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। निषेचन क्या होता है और इसके प्रकार बताइए, आपका एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्तर है कि नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन क्या है, बहुत ही सरल है कि नर और मादा के युग्मकों को संलयन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। इन 2 प्रकार के निषेचन होते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में अत्यधिक संख्या में युग्मक क्यों उत्पन्न किए जाते हैं। कह रहा है कि बाह्य निषेचन जो होते हैं, बाह्य निषेचन करने वाले जीव, जो बाह्य निषेचन करने वाले जीव होते हैं, अत्यधिक संख्या में युग्मक क्यों उत्पन्न किए जाते हैं। तो उनका उत्तर है कि बाह्य निषेचन करने वाले जीव जैसे मेढक में युग्मक संलयन की संभावना बहुत कम होती है। जैसे जो मेढक होते हैं उसमें युग्मक संलयन की संभावना देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि निषेचन जल में होता है और जीव इस प्रकार को नियंत्रित नहीं कर सकता है।
इसलिए अधिक युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं ताकि निषेचन की सफलता की संभावना बढ़ सके। जो मेढक होते हैं, युग्मक संलयन की संभावना बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि वे निषेचन जो होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया जल में होता है। क्योंकि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो जल में होता है और जीव की प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसलिए अधिक युग्मक उत्पन्न किया जाता है ताकि निषेचन की सफलता को संभावना बढ़ सके। इसी को कहते हैं बाह्य निषेचन करने वाले जीवों को अत्यधिक संख्या में युग्मक क्यों उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लिया गया है। तो देखते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन में कौन कौन से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर अब देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सब ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। प्रश्न सेम है लेकिन अलग अलग साल में पूछा गया है बदल बदल कर। क्या कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। 2014 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। फिर कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? उन पौधों के अंगों के नाम लिखिए जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। 2018 में पूछा गया था। 2018 में पूछा गया था, ये 2014 में पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेम है लेकिन अलग अलग टाइप करके पूछा गया है। तो इनका हम आकर देखते हैं। उत्तर तो सेम ही है सबका। बात करते हैं उत्तर का। इनका उत्तर क्या है? उत्तर कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन जो होते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों का नया भाग किसी विशेष कायिक अंग जैसे तना, पत्ती, जड़ या कंद के माध्यम से विकसित होता है। इस प्रक्रिया में बीज का उपयोग नहीं होता है बल्कि पौधों के विभिन्न अंगों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। जो कायिक प्रवर्धन होते हैं इसमें बीज नहीं पाया जाता है। यह पौधे की ही टहनियों से जड़, तना या कंद के माध्यम से विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया में बीज का प्रयोग नहीं होता है बल्कि जो पौधे होते हैं, पौधे के विभिन्न अंगों से नए नए पौधों का उत्पन्न होना या विकास होना, उसी को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हम बात करते हैं इनके आगे जो टाइप पूछा था, कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ये क्वेश्चन में लास्ट वाले 2000 में भी पूछा था। जो कायिक प्रवर्धन के प्रकार हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह कई प्रकार का होता है जिनमें प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तने द्वारा प्रवर्धन, जैसे आलू में कंद से नए पौधे का विकास होना। तने द्वारा का प्रवर्धन होता है जैसे जो आलू होता है, आलू में जो कंद होता है, कंद से नए पौधों का विकास होता है। जड़ द्वारा प्रवर्धन, जैसे शकरकंद में जड़ों से नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरा है पत्ती द्वारा प्रवर्धन। पत्ती द्वारा किसमें विकास होता है, जैसे ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है इसमें नए पौधों का विकास होता है। जो ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है इसमें नए पौधों का विकास होता है। तो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन को परिभाषा एवं इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा एवं इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। 2018 में पूछा गया था। यहाँ पर उत्तर है कि माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन पौधों के त्वरित संवर्धन की एक तकनीक है जिसमें पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में विकसित कर नए पौधों का निर्माण किया जाता है। यह विधि पौधों की संख्या को तेजी से बढ़ाने और समान गुणों वाले पौधों प्राप्त करने के लिए उपयोगी है।
माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। जो माइक्रो प्रोपोगेशन होता है यह सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म होता है मतलब छोटा होता है। पौधों को त्वरित संवर्धन का एक तकनीक है, एक नया तकनीक है, जिसमें पौधों की जो कोशिका होती है उसमें ऊतकों या अंगों को नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में विकसित कर नए पौधों का निर्माण किया जाता है। यह विधि पौधों की संख्या को तेजी से बढ़ाते हुए और समान गुणों वाले पौधों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूक्ष्म प्रवर्धन के विभिन्न पद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूक्ष्म प्रवर्धन के विभिन्न पद क्या है, इनके विभिन्न पद होते हैं। विभिन्न पद क्या क्या है? विभिन्न पद हैं कि ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर, प्रवर्धन मल्टीप्लिकेशन, विकास रूटिंग एंड द एसिलीमाइटेजेशन। क्या? एसिलाइमाइटेजेशन विकास का जो रूट होता है उसका विकास करने का यह प्रक्रिया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीर्ण अवस्था में संक्षिप्त टिप्पणी योम इसका प्रजनन काल में अंतर बताइए। जीर्ण अवस्था जीवन चक्र की वह अवस्था है, जीर्ण अवस्था जो होती है जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव का विकास रुक जाता है और वह बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए निष्क्रिय रहता है। यह अवस्था जीव को कठोर परिस्थितियों से बचाने में सहायक होता है। जीर्ण अवस्था वह अवस्था है जो कि मतलब इसका जो जीवन चक्र होता है वह इस अवस्था में रुक जाता है जिसमें जीव का विकास रुक जाता है और वह बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए निष्क्रिय रहता है। जब इसका बाहरी जीवन चक्र रुक जाता है तो यह जो बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो इसके सामने आती हैं, गंभीर परिस्थितियाँ जो इसके सामने आती हैं, वह उसको सामना नहीं कर पाता है, निष्क्रिय हो जाता है, टूट जाता है। तो यही अवस्था जीव को कठोर परिस्थितियों से बचाने में सहायक होता है। इसी प्रक्रिया को जीर्ण अवस्था कहते हैं, प्रजनन काल में अंतर कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रजनन काल में अंतर क्या है। प्रजनन काल में अंतर क्या है? प्रजनन काल में अंतर है कि प्रजनन काल में जीव सक्रिय होते हैं, जो प्रजनन काल इनका होता है उसमें जीव सक्रिय होते हैं और नए जीवों की उत्पत्ति होती है। प्रजनन काल में जीव सक्रिय होते हैं और नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जबकि जीर्ण अवस्था में जीव निष्क्रिय रहता है और इसमें प्रजनन नहीं होता है। एक बात आप समझिए, जो जीर्ण अवस्था होती है उसमें जीव निष्क्रिय होता है, ये बात तो आप समझ गए। और जो प्रजनन काल होता है इसमें सक्रिय होता है। जो प्रजनन काल होता है इसमें सक्रिय होता है और जो जीर्ण अवस्था होती है जीर्ण अवस्था जो होती है इसमें यह निष्क्रिय होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलैंगिक जनन से होने वाली हानियाँ। जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें से हमको क्या क्या हानि होती है, क्या क्या नुकसान होता है, देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन से होने वाले हानियाँ या नुकसान, हमें क्या क्या नुकसान होता है। अलैंगिक जनन का जो होता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में आनुवंशिक विविधता का अभाव होता है, जिससे ये संतति बदलती परिस्थितियों में अनुकूलन में कठिनाई या महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा एक जैसे गुणों के कारण यदि कोई रोग एक जीव को प्रभावित करता है तो अन्य संततियाँ भी प्रभावित होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। जो इससे हानियाँ होती हैं उसमें यही कहा गया है कि जो अलैंगिक जनन की उत्पन्न संतति, जो इनमें मतलब जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती हैं वह आनुवंशिक विविधता का अभाव होता है उनके कारण, जिससे ये संतति बदलती परिस्थितियों के अनुकूलन में कठिनाई महसूस कर सकती है। जब इनका परिवर्तन होता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं एडाप्टेशन में, तो इनको कठिनाई देखने को मिलता है, महसूस करने को देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जैसे गुण के कारण यदि कई रोग एक जीव को प्रभावित करता है तो अन्य संततियों का भी प्रभावित होने में अधिक संभावनाएं होती हैं।
ये इनकी हानियाँ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समयुग्मी और विषमयुग्मी जनन से क्या तात्पर्य है? 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन है यार। समयुग्मी जनन क्या होता है? देखिए, समयुग्मी जनन वे जनन होते हैं समयुग्मी जनन वह जनन विधि है जिसमें दोनों युग्मक आकार और संरचना में समान होते हैं। इस प्रकार में भाग लेने वाले युग्मकों की समयुग्मक कहा जाता है और इन्हें नर तथा मादा के रूप में अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। जो समयुग्मी जनन होते हैं इन्हें हम नर और मादा के रूप में अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं। और समयुग्मी जनन वह विधि होती है जिसमें दोनों युग्मक होते हैं आकार में संरचना में समान होते हैं। इनकी जो आकार संरचना होती है वो समान होते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले युग्मक कहा जाता है, समयुग्मक कहा जाता है और इन्हें नर या मादा के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है क्योंकि ये समान होते हैं। अब बात करते हैं हम विषमयुग्मी क्या होते हैं। विषमयुग्मी वह जनन की विधि है जिसमें युग्मक संरचनात्मक रूप से अलग होता है। जिसमें जो युग्मक होता है वह संरचनात्मक रूप से अलग होता है। इसमें नर युग्मक को शुक्राणु या पुंपाणु कहा जाता है जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि जो विषम युग्मी जनन का वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक जो होते हैं वह संरचनात्मक रूप से अलग होते हैं। इसमें नर युग्मक को शुक्राणु या पुंपाणु कहा जाता है जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर पूछा गया है कि अलैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के मध्य विभेदित स्थापित कीजिए। 2015 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन के मध्य विभेद क्या होते हैं। विभेद इसमें बताया गया है और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन जो संप्रेरक होते हैं वे केवल एक जनक जीव से उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक में जो संप्रेरक होते हैं वे अलैंगिक जनन में केवल एक जनक जीव से उत्पन्न होते हैं और लैंगिक में दो जनक जीव नर और मादा से उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिक क्या है? आनुवांशिक समानता। उत्पन्न संतति का आनुवांशिक गुण जनक से पूरी तरह समान होता है अलैंगिक में, और लैंगिक में उत्पन्न संतति का आनुवांशिक गुण दोनों जनकों में से मिश्र होता है, मतलब अलग मिश्रित होता है, मतलब एक दूसरे से, मतलब इसके मिश्रित मतलब जुड़े हुए मिलकर रहते हैं। बात करते हैं विविधता। विविधता जो होती है अलैंगिक में या संतति में कोई विविधता देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लैंगिक में संतति में आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। लैंगिक जनन में इसमें जो विविधता होती है संतति में आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया जो होती है अलैंगिक जनन में सरल होती है, जैसे द्विविभाजन, मुकुलन और स्पोरलन ना, इसमें सरल होता है। इसमें जैसे कि प्रक्रिया द्विविभाजन, मुकुलन या स्पोरलन। और अलैंगिक जनन में जटिल होती है, जैसे युग्मक और निषेचन। उत्पत्ति का समय क्या होता है? अलैंगिक जनन में जल्दी से होता है और इसमें समय अधिक लगता है, वेट करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अलैंगिक जनन में जो एग्जाम्पल आते हैं अमीबा, बैक्टीरिया और शकरकंद हो गए। और लैंगिक जनन जो होते हैं इसमें मनुष्य, जानवर, फूलों और पौधे। ये आपका एग्जाम्पल है। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वही है, इसके हम चार्ट में पूरा ले लिया था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलिकारोपण क्या है? कलिकारोपण क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? जो कलिकारोपण एक अलैंगिक जनन विधि है। कलिकारोपण एक अलैंगिक जनन विधि है जिसमें किसी पौधे के अंग जैसे तना, शाखा या पत्ती को काटकर उसे नए स्थान पर रोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया पौधा जनक पौधे के समान गुणधर्म वाला होता है।
अब कल के रोपण के प्रकार, इनके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। कल के रोपण के जो प्रकार होते हैं, तने द्वारा कल के रोपण, इसमें पौधे के तने के एक हिस्से को काट कर उगाया जाता है। जो तने द्वारा कल के रोपण होता है, इसमें हम पौधों को तने के एक हिस्से को काट कर उगाया जाता है। और शाखा द्वारा कल के रोपण जो होता है, इसमें पौधों की शाखाओं को काट कर उगाया जाता है। और जो पत्तियों द्वारा कल के रोपण होता है, यह इसमें पौधे की पत्तियों के नए पौधे उत्पन्न होते हैं। और जो पॉइंट 4 है, यह जड़ों द्वारा कल के रोपण, इसमें पौधों की जड़ों में नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। जो जड़ों द्वारा कल के रोपण होता है, इसमें पौधों की जड़ों या नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कायिक जनन के लाभ लिखिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कायिक जनन के लाभ लिखिए। कायिक जनन के लाभ लिखिए। कायिक जनन के लाभ निम्नलिखित हैं। कायिक जनन के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। कायिक जनन के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, त्वरित प्रवर्धन। नंबर 2, समान गुणधर्म। नंबर 3, कम समय में अधिक पौधे। नंबर 4, संकटपूर्ण परिस्थितियों में उपयोगी। नंबर 5, आलसी और असंवेदनशील पौधों को फैलाने में सहायक होता है और पौधों में फैलाने में सहायक होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 ही प्रकार का है। जो त्वरित प्रवर्धन होते हैं, इसमें पौधों को तेजी से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। जो त्वरित प्रवर्धन है, इसमें जो पौधे होते हैं तेजी से कई नए पौधे उत्पन्न होते हैं। और जो समान गुणधर्म के हैं, वे नए पौधे अपने जनक पौधे के समान गुणधर्म वाले होते हैं, जिसमें विशेष गुण का संरक्षण होता है। कम समय में अधिक पौधे। कायिक जनन में कम समय में अधिक संख्या में पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं और संकटपूर्ण परिस्थितियों में जो उपयोगी होते हैं। यह विधि कठोर वातावरण में भी पौधे के संवर्धन में सहायक होता है, जहां बीजों के जनन संभव नहीं होता है। आलसी और संवेदन पौधे में फैलाने में सहायक। जिन पौधों के बीज उत्पन्न नहीं होते हैं या बहुत धीमी गति से विकसित होते हैं, तो उनके लिए कायिक जनन आदर्श होते हैं। तो ये आपका जो है, ये तो मान लो 2 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये आपको 3 नंबर भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे तो यहाँ पर इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप टाइप लिख दीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं, यही बहुत है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 नंबर में 4 नंबर, तो आपको यहाँ पर इस माध्यम से पूरा आपको लिखकर वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन लिया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिया हूँ, उसका उत्तर नहीं लिया हूँ। अब आप सब हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आप लोगों को जो 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसका भी उत्तर चाहिए या आप लोग क्वेश्चन बता दिया जाएगा, आप सब उसका उत्तर मतलब लिख लेंगे बुक से। आप सब हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो अगर आप सब कहेंगे कि हाँ सर इसका भी क्वेश्चन करा दीजिए, तो इसको क्वेश्चन का हम उत्तर भी करा देंगे। अगर आप सब अपने आप से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं तो लिख कर कृपया आप सब लिख लीजिए। तो कमेंट में जैसा हो कमेंट में आप सब बता दीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कायिक जनन क्या होता है। पादपों के में प्राकृतिक कायिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 2015 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि लैंगिक जनन में पाई जाने वाली जीवों में जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें कहा गया है कि लैंगिक जनन में पाई जाने वाली जीवों के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन क्या है? पादप के विभिन्न वर्गों में युग्मक जनन की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन का महत्व लिखिए। ये आपका हम टोटल 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न से लिए थे, जो कि आपके 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में।
तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर नहीं लिया क्योंकि यह उत्तर बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर आप सब कहेंगे हाँ सर इसका भी उत्तर करा दीजिए, तो हम इसका उत्तर करा देंगे यूट्यूब पर। अगर आप सबसे एक बार देखिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो आप सब बता दीजिएगा तो हम करा देंगे, करा देंगे। तो बात करते हैं आगे हम। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप सबको वीडियो कैसा लगा है आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक इतना देख लिए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने में केवल आप सबको 0.05 सेकंड का टाइम समय लगता है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब बने रहिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।